नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 6। बिल्कुल, जिन बच्चों ने पीटीटी का फॉर्म भरा है उनका 9 जून को पेपर है, तो एक भी क्लास मिस ना कीजिए। बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वे विशेष ध्यान दें। 4 जून आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो बिना देरी किए फॉर्म फिल कर दीजिए और क्लास मिस ना कीजिए, क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों का बराबर ही है टॉपिक वाइज अगर हम देखते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। राधे राधे। प्रश्न संख्या 1 प्यारे विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पर, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? देखिए पूछा गया है परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परोपकार पर प्लस उपकार से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? पर प्लस उपकार से मिलकर के यह बना है। र में अ है, इधर है उ। अ और उ को अगर एक साथ बोलेंगे आप तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? औ। क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? औ होगा। यानी कि परोपकार में ओ स्वर का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ओ स्वर का निर्माण हुआ है। और ओ स्वर का निर्माण कौन सी संधि में होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुण संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में भी आपको कहा है प्यारे विद्यार्थियों कि आप बस इतना ध्यान रखिए कि कौन से स्वर संधि के जैसे 5 भेद है तो उन 5 में से कौन से भेद में कौन से स्वर का निर्माण हो रहा है। अगर आपको ये जानकारी है तो आप फटाफट तुरंत उस संधि का नाम या भेद बता सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, पावक में कौन सी संधि है? पावक जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है? क्या यण संधि है, अयादि संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है? अब देखिए पावक में आप देखेंगे तो पावक, आव का क्या हो रहा है? प्रादुर्भाव हो रहा है। क्या हो रहा है? आव का प्रादुर्भाव हो रहा है। अब आपको पता है आव जो है कौन सी संधि के अंतर्गत बनता है? अयादि संधि में बनता है। कौन सी संधि में बनता है? अयादि संधि में बनता है। क्या क्या बनता है? अव बनता है और आव बनता है, अय बनता है और आय बनता है। अव और आव कब बनता है? जब अव तो बनता है जब ये वाला ओ हो, और आव कब बनता है? जब ये वाला औ हो। आय बनता है जब क्या हो? ए हो। और आय बनता है जब आय हो। ये आपको पता है। ये कौन सी संधि में होता है? हमारे अयादि संधि में होता है। अब आव कब बना? जब ओ हो। तो इसका संधि विच्छेद मान लीजिए पूछ लेंगे तो क्या होगा? ओ प्लस अक होगा। ओ प्लस अक होगा। अब यहाँ आव आ रहा है तो कौन सी संधि हो गई आपके? अयादि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? अयादि। इस प्रकार अगर आपको नियम पता है तो बहुत ही आसानी के साथ आप इन प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष जानकारी इसके बारे में, माफ कीजिएगा, जिनके बारे में हम अपनी इस कक्षा में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम क्या 10 जुलाई 1966 को हुआ, 10 मई 1963 को हुआ, 10 जनवरी 1956 को हुआ या 4 सितंबर 1949 को हुआ? तो देखिए मेरी बात सुनिए भाइयों और प्यारे विद्यार्थियों, राजभाषा जो अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम जो है वह 1963 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1963 में। अब यहाँ पे कौन कहां पर 1963 दिया हुआ है? केवल एक में दिया गया। तो ये तो आसान हो गया आपके लिए पहचाना कि 10 मई 1963। कब हुआ? 10 मई 1963 को। लेकिन इसमें प्रश्न आ जाए कितनी धाराएं थी? कितनी धाराएं थी? कितनी धाराएं थी? तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। कितनी थी? 9 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी प्यारे विद्यार्थियों? 9 धाराएं थी। ठीक है, और बिल्कुल सही है। क्या है कि 1963 में राजभाषा अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। कौन सी? प्रश्न संख्या 4 की ओर। गुण संधि का उदाहरण है। कौन सा है 4 में से? महर्षि है, पावक है, अभ्युदय है या मतेक्य है? अब देखिए पावक का भी आपने देखा था पीछे की, तो क्या था उसका? तो अयादि संधि था। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, क्या? अभि प्लस उदय, ई का यह बना है, कौन सी संधि में होता है? यण संधि में होता है। मतेक्य, ए का आय कौन सी संधि में होता है? बता दीजिए। वृद्धि संधि में होता है। कौन सी में होता है? वृद्धि संधि में। बच्चा कौन सा? महर्षि, क्या बना है? अर का निर्माण हुआ है। अर का निर्माण हुआ है ना? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, री का अर हो जाता है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है मित्रों? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है?
या नहीं लगा है। अध्यादेश अधि प्लस आदेश से मिलकर के बना है। अधि प्लस आदेश से मिलकर के बना है। अधिपति अधि प्लस पति से मिलकर बना है। अधिग्रहण अधि प्लस ग्रहण से मिलकर के बना है। लेकिन अधोमुख जो है अधः प्लस मुख से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? अधः प्लस मुख से मिलकर के बना है। अधु उपसर्ग है इसमें। ठीक है, तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 5 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? कौन सा उपसर्ग नहीं लगा है? अनु उपसर्ग नहीं लगा है, यह पूछा गया है। अनवती में लगा है क्या बताइए? अन्वेषण में लगा है क्या? अनंत में लगा है या अनुज्ञा? अनुज्ञा में लगा है अनु प्लस ज्ञा। अनंत में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। विकल्प 3 सही। अनु प्लस एषण, अनु प्लस विति, अनु प्लस इति, अनु प्लस इति है क्या नहीं? तो क्या हो गया ये आपके अनवती। अनु प्लस एषण अनुवेशन। अनंत में नहीं लगा है, अनंत में नहीं लगा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? स्वस्ति में, स्वल्प में, स्वागत में या स्वगत में? बताइए किसके अंतर्गत आपके सु उपसर्ग नहीं है? स्वस्ति में नहीं है या आपके स्वागत में नहीं? देखो स्वगत शुद्ध ही गलत है, स्वागत होता है सुप्रसर्ग, तो यही आपका सही उत्तर होगा। स्वगत है ना, स्वागत होगा, है ना, सुप्लस आगत होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट, चिकनाहट, इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? आहट आ रहा है। बाकी देखो लिखावट में आवट है, थकावट में आवट है और सजावट में आवट है। इन तीनों में आवट प्रत्यय आ रहा है। कौन सा आ रहा है? आवट प्रत्यय आ रहा है। जबकि चिकनाहट में आहट है और पूछा है कि कौन सा प्रत्यय शब्द जो है आवट प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? तो क्या होगा? विकल्प संख्या 1 जो होगा वह प्रश्न संख्या 8 के आपका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है। एकांतर, न्यायिक, फिरौती या मधुरिमा? तो ध्यान से देखिए, फिरौती जो है वह फिरना क्रिया शब्द से बना है, जिसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ओति प्रत्यय लगाया गया है। ओति प्रत्यय लगाया गया है और ये कौन सा हो जाएगा? आपके कृत प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? यह कृत प्रत्यय हो जाता है। बाकी सभी भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय है। एकांतर, न्याय प्लस एक न्यायिक, मधुरिमा में मधुर प्लस, है ना। तो विकल्प संख्या 3 जो है उसमें क्या है? फिरना जो क्रिया शब्द है उसमें लगा है, तो वो क्रिया शब्द से बना है, कृत प्रत्यय है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। बनेला शब्द में प्रत्यय है। बनेला शब्द में प्रत्यय आ प्रत्यय है? नहीं है। ला नहीं, एला नहीं, आयला बिल्कुल सही है। देखो इस ए का जो बनेगा वो एक मात्रा वाला बनेगा, इसलिए ये नहीं है। इसमें जिसमें एक मात्रा उसमें 2 मात्रा बनेगी, इसलिए ये वाला राइट है। मात्राओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो और समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, अव्यय होगा या द्विगु होगा? बता दीजिए कौन सा होगा? संख्यावाची मैंने बताया अपनी अनेक कक्षाओं में जो अब तक मैंने ली है, उसमें कौन सा होगा? द्विगु समास, जिसमें संख्यावाची पद होता है। जैसे त्रैमासिक 3 महीनों का समूह, 6 मासिक 6 महीने का समूह, वार्षिक 12 महीनों का, वार्षिक 12 महीनों में होने वाला एक बार, उसको वार्षिक कहते हैं। मासिक माह में होने वाला, ठीक है, एक बार माह। और बात करते हैं जैसे पंचामृत, 5 प्रकार के अमृतों का समूह है ना, 5, जिसमें घी, दूध, दही, शहद है ना, गंगा जल आता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है? बहुव्रीहि भूल कर भी मत कर देना, कर्मधारय होगा। महान है जो पुरुष, महान, महान
है जो पुरुष, क्या आएगा? कर्मधारी है। क्या आएगा? पुरुष की क्या बताइए? विशेषता बताइए। विकल्प 4 प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर प्यारे मित्रों। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समास विग्रह जो है वह सही नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी समास विग्रह सही है। पंचानन 5 है जिसके आनंद सही है। बता देता हूं साथ के साथ कि कौन से इसके अंदर समास है। तो दाल रोटी में तो आपके द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। पंचानन संख्यावाच्य भी पहले पढ़ा, द्विगु समास आ जाएगा। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय हुआ क्या? बताइए, पुस्तक और आलय हुआ क्या? नहीं, यह गलत है और यही सही उत्तर है। पुस्तकों के लिए आलय। किसके लिए? पुस्तकों के लिए आलय। पुस्तकों के लिए आलय। और कौन सा होगा बताइए इसमें? संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन, सुलोचना क्या हो गया इसमें? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है, मैं भी पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिए। राधे राधे भी बोल दीजिए। पानी खूब पीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी बहुत आवश्यक है। आपके आसपास ऐसा कोई पात्र हो छोटा जिसमें आप पानी भर के रख सकें तो पक्षियों के लिए जरूर रखें, क्योंकि आपको तो उपलब्ध रहता है, उन्हें सहजता से उपलब्ध नहीं होता, तो उनके लिए भी सेवा कार्य जरूर करें। ये गुरु आज्ञा क्लासेस की आपसे एक विनम्र अपील है सभी विद्यार्थियों से। प्रश्न संख्या 14 देखिए। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा या निशंग। तर्कश को तीर कहते हैं क्या? नहीं। तर्कश को धनुष कहते हैं। जिसमें तीर रखा जाए उसे क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जिसमें तीर रखा जाए उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको प्रत्यंचा नहीं कहेंगे। प्रत्यंचा धनुष की जो चढ़ी हुई होती है ना, आपने देखा होगा ना, भगवान ये धनुष है, मान लीजिए ये धनुष है ना, ये धनुष है, इधर से ये, इधर से, तो ये जो धागा है ना, ये धागा क्या कहलाता है? आपके प्रत्यंचा कहलाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तर्कश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निशंग होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? निशंग होता है। याद कर लीजिए। साथ ही इसको हम और क्या क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। एक तो कहते हैं इसको त्रोण। क्या कहते हैं? त्रोण कहते हैं। एक कहते हैं तूण। क्या कहते हैं? तूण। एक कहते हैं तुनिर। क्या कहते हैं? तुनिर। त्रोण, तूण और तुनिर भी किसको कहते हैं? तर्कश को ही कहा जाता है। और एक निशंग हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा है? बहुत ही ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ना, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? तरुणी स्त्री को कहते हैं, प्रमदा यह भी स्त्री को कहते हैं, ललना यह भी स्त्री। लेकिन ललाम किसको कहा जाता है? ललाम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। तो विकल्प संख्या 3 जो है वह प्रश्न संख्या 15 का क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि स्त्री का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा स्त्री के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो देखिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन से होंगे बताइए स्त्री के पर्यायवाची। कांता हो गया, कलत्र हो गया, रमणी हो गया है, और बताइए क्या होगा? प्रमदा तो आ ही गया इसके अंतर्गत। नारी है, नारी भी हो गया, कामिनी भी हो गया। और बताइए कौन कौन से होंगे? कांता है ना, कलत्र, कामिनी, नारी, रमणी, भार्या, वामा, वामांगिनी होती है ना, वामा, और वनीता। देखो कितने सारे हैं। वनीता हो गया, और बताइए कौन सी? महिला, महिला भी हो गया। ये सब किसके हैं? आपके स्त्री के पर्यायवाची। याद होने चाहिए, मुख्य बात है आपको याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है। पूछा गया है निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? भाया, कांता, अबला, वनिता भी बताया स्त्री के हैं। लड़की, बेटी तो सही है। अचला और वसुधा ये पृथ्वी का हो गया, ये भी गलत है। सुता, धरा, वसुमती, अचला ये भी पृथ्वी के हो गए। तनया,
आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये पुत्री के हो गए। किसके हो गए? पुत्री के पर्यायवाची। तो विकल्प 4 सही है। अगर यहाँ पे तनय लिखा आ जाता तो तनय होता है आपके पुत्र का। किसका होता है? पुत्र का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? उचित विलोम नहीं, निर्दय का स्तुत्य होता है, विलोम पूछा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। पतिव्रता का उल्टा, परितोष का संतोष, नत का उन्नत होता है क्या? बता दीजिए मुझे, नत का उन्नत होता है क्या? देखिए, नत का उन्नत नहीं होता, नत का क्या होता है? अवनत होता है। क्या होता है? अवनत होता है। अवनत होता है, लेकिन वो नत का नहीं होता, वह उन्नत का होता है। किसका होता है? उन्नत का, अवनत होता है, इसलिए ये उचित विलोम नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि उन्नत का विलोम अवनत होता है। बिल्कुल व्याख्या भी दे दी गई है आपको साथ ही साथ में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया व्याख्या भी दे दी, क्या? उन्नत का विलोम अवनत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का होता है वास्तविक सत्य, आदर्श होगा, मिथ्या होगा, कल्पित होगा या सत्य होगा? जो सत्य है ना, तो यथार्थ का क्या होता है? बताओ बच्चों मुझे, क्या होगा? 18वें प्रश्न में क्या होगा बताइए? कल्पित होगा। क्या होगा? कल्पित, मिथ्या नहीं होगा। यथार्थ जो वास्तविकता में है और कल्पित जो कल्पना में है, जो सिर्फ कल्पना में। और यथार्थ क्या होता है? सत्य को, जो वास्तविकता में प्रत्यक्ष है उसको कहेंगे। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। अग्र का विलोम होगा, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल पश्चिम। आगे लिखा होता तो पीछे करते, पश्चिम होता तो पूर्व करते, सौम्य होता तो उग्र करते, लेकिन अग्र है तो अग्र यानी आगे, पश्चिम यानी पीछे। विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। बिल्कुल निष्पक्ष कहलाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कहलाएगा? निष्पक्ष कहलाएगा। विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई, सही और गलत में आप अंतर करना सीख जाएं तो आपको क्या कहा जाता है? विवेकशील प्राणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवेकशील प्राणी। और विवेकशील प्राणी कौन होता है? जिसमें विवेक होता है। क्या होता है? विवेक। तो जो अच्छाई और बुराई यानी सही और गलत में पहचान कर ले, वह गुण क्या कहलाएगा? विवेक कहलाएगा। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो देखिए, कृतज्ञ क्या होता है? जो किए गए उपकार को माने। बताइए कहाँ है? रचित, टूटा हुआ, नहीं, गलत है। उपकार को न मानने वाला, नहीं है। कृतकार्य बंधन, गलत। उपकार मानने वाला क्या है? कृतज्ञ है। और कृतज्ञ जो उपकार नहीं माने, ये विलोम शब्द भी हो गया और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो जाता है कि उपकार मानने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। और जो उपकार नहीं माने से क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। पूछा गया है सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूत और सुत का क्या होगा? बताइए। देखो, सूत कहते हैं सारथी को और सुत कहते हैं पुत्र को। आपने देखा होगा कि कर्ण को क्या कहा जाता था? सूत पुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? सूत पुत्र, क्योंकि उसके पिता जो थे वह क्या थे? एक सारथी थे। क्या थे? सारथी थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था, सारथी का पुत्र। सुत यानी तो पुत्र, छोटे ऊ की मात्रा पुत्र के लिए और बड़े ऊ की मात्रा सारथी के लिए। तो विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है किस क्रमांक में कलश और कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कलश और कुलिश का। तो देखो, कलश का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कलश का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा किन दोनों में है? इन दोनों में है। बाकी इन दोनों को काट दो। अब एक कुलिश, तो कुलिश, तो देखो कुटिल जो होता है वो कलुष को कहते हैं। किसको कहते हैं? कलुष को कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हीरा, कुलिश का अर्थ क्या होता है? हीरा होता है। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दो भाई, बहुत देर हो गई।
राधे राधे लिखा करो, अच्छा लगता है और अच्छा भी होता है। परमात्मा कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद ही देता है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? सींग, सांवला, सीख या शुष्क? तत्सम पूछा है। क्या पूछा है? तत्सम पूछा है। तो देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी तरीके से, सींग जो होता है तद्भव, इसका क्या होता है? श्रृंग। क्या होता है? श्रृंग। सांवला का श्यामल या शाम होता है। सीख और शुष्क, बताइए दोनों का, बताइए मुझे क्या क्या होगा, बताइए फटाफट से क्या होगा। तो देखिए शुष्क जो है वह भी क्या है शुष्क क्या है आपके, बताइए। सूखा। क्या होता है? सूखा। और सीख का क्या होता है? शिक्षा। अब पूछा गया है इसके अंतर्गत तत्सम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है बताओ? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द कौन सा है मुझे बता दीजिए। शुष्क तत्सम शब्द। इससे क्या बना है? सूखा बना है। क्या बना है? सूखा बना है। सूखा में बड़े ऊ की मात्रा आती है। क्या आती है? बड़े ऊ की मात्रा आती है। सीख, सांवला और सींग ये क्या है? आपके तद्भव है। क्या है प्यारे मित्रों? तद्भव है। शुष्क क्या है आपके? तत्सम शब्द है। इधर ये तीनों क्या हो गए आपके? अब तत्सम इनके रूप हो गए। और सूखा क्या हो गया? इसका तद्भव रूप हो गया। एक ही प्रश्न में बहुत सारी तैयारी करवा देता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? पीत, पीत, पुष्कर, पहरुआ, प्रस्तर। तो किस क्रमांक का शब्द क्या पूछा है? क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? तद्भव है। तद्भव पूछा है। पीत यानी पीला, पीला तद्भव है। क्या है? पुष्कर का पोखर। पहरुआ ये शब्द है एक तत्सम, ये कौन सा है? तत्सम शब्द है। प्रस्तर यानी पत्थर। क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 26 के अंदर? कि तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहरुआ जो है, पहरुआ जो है वह क्या है आपके? एक तत्सम शब्द है। बाकी पीत, पुष्कर और प्रस्तर ये क्या है आपके? तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? देखो आर्षिवाद ये गलत हो गया। निरीक्षण, कृपालु, तो देखो कृपालु तो ठीक है, लेकिन निरीक्षण जो होता है ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रह के बड़ी की मात्रा आती है। क्या आती है? बड़ी की मात्रा। ऐक्य साप्ताहिक होता है और ऐक्य होता है। सप्ताहिता साप्ताहिक होता है, माफ कीजिएगा, साप्ताहिक जो है ऐसे नहीं, छोटे की मात्रा साप्ताहिक। आजीविका और आशीर्वाद बिल्कुल सही है। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है यह पूछा गया था? क्या पूछा गया? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है यह पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके? 4। बाकी जिनके सही नहीं है, जैसे आशीर्वाद का नीचे आ गया, आपको पता चल ही गया। अनुल नहीं होता, जो शुद्ध शब्द होता है ना, अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, ये भी इसका भी, तो इनकी शुद्ध भी मैं आपको बता दी है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हुए, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? अभिष्ट, सुशोभित, श्रेष्ठ, दीक्षा। श्रेष्ठ होता है ये गलत हो गया। श्रृंगार में श्रेय आधा आता है। नक्षत्र और संतुष्ट, तो देखिए पहला जो अभिष्ट और सुशोभित है ना, वो बिल्कुल सही है। इसमें श्रेष्ठ गलत है ना, इसमें श्रृंगार गलत है। नक्षत्र होता है ना, नक्षत्र नहीं होता। सृष्टि, ठीक है, तो विकल्प एक जो है प्रश्न संख्या 28 में बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, किस क्रमांक में शुद्ध है? पूजनीय, पूजनीय, पूज्यनीय, पुराणिक, निरपराध। 4 दिए गए हैं प्रश्न संख्या 29 में। कितने विकल्प दिए गए हैं आपको प्रश्न संख्या 29 में? 4 विकल्प दिए गए हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। 4 विकल्पों में पूछा गया है कि किस क्रमांक में शुद्ध है। बहुत ही आसान सा है। पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है या क्या है? तो देखिए निरपराध बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्या है? क्योंकि पूजनीय इस तरह लिखते हैं, पूजनीय, ठीक है, पौराणिक होता है। निरपराध सही है, तो विकल्प संख्या 4 जो है आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30,
सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति, डाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। सबसे अलग स्थिति, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 जो लोग है, तीनों लोगों में मथुरा सबसे अलग है, अच्छा स्थान है। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मॉडल पेपर संख्या हिंदी के भाग 6 का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, प्रश्नों को हल किया है, आपके उत्तर भी हमने देखे हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है वह उन बच्चों को जिनके अच्छे उत्तर हैं, पहले उत्तर हैं, उनको मोटिवेट भी कर रही है ना, उनको अच्छी तरीके से समझा भी रही है। अगर आपको कहीं कोई पढ़ाई में किसी प्रकार की अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, लगातार बने रहिए क्लास में। पीटीटी वाले बच्चे और बीएसटीसी वाले बच्चे, विशेष रूप से पीटीटी वाले बच्चों को अध्ययन का बहुत कम समय मिला है ना, जो जिन्होंने लेट तैयारी की है उनके लिए। लेकिन फिर भी आप नित्य प्रति इन कक्षाओं को अगर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।